नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। रुख करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित अटल स्मृति व्याख्यान माला 2025 कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अटल प्रेक्षागृह का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को राज्य का दर्जा देने वाले हमारे श्रद्धेय अटल ही थे। देहरादून में संसद खेल महोत्सव 2025 का समापन किया गया, जिस पर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। इसको लेकर सीएम धामी ने कहा कि इस बार ग्राम सभा से लेकर प्रदेश स्तर तक अनेक खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है। इससे हमारे सभी प्रतिभाओं को एक मंच मिला, जिससे कि उनका आत्मविश्वास बढ़ा। अनेक हमारे देश के ऐसे उभरते हुए खिलाड़ियों से, बच्चों से उन्होंने संवाद किया। निश्चित रूप से पूरे देश के सभी युवाओं का, खिलाड़ियों का बहुत मनोबल बढ़ा है। इस सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से हमारे राज्य में भी, यहाँ देहरादून में भी आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारे सांसद जी ने बहुत अच्छा इस महोत्सव का आयोजन किया। हजारों खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। ग्राम सभा से लेकर प्रदेश तक के अनेक खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया। इससे हमारी सभी प्रतिभाओं को एक अच्छा मंच मिला, एक अच्छा स्थान मिला, उनको सुविधा मिली, उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा। निश्चित रूप से उनके जीवन को आगे बढ़ाने में, खेल के क्षेत्र में, और नशे की जो लत आज हमारे युवाओं को खोखला कर रही है, उस नशे की लत को भी पूरी तरह से समाप्त करने में बहुत बड़ा हमारे इन खेलों का महत्व है। और सांसद खेल महोत्सव निश्चित रूप से आगे भी ये इसी प्रकार से चलता रहेगा। राज्य के अंदर और खेल प्रतियोगिताएं भी हम आयोजित करेंगे। लीगेसी प्लान 23 शहरों में, 23 स्थानों पर हम बना रहे हैं, 8 शहरों में, जिससे हमारे हजारों खिलाड़ी और 900 से विश्व स्तरीय एथलीट्स प्रत्येक वर्ष हमको तैयार होकर मिलेंगे। खेल कोटा हमने प्रारंभ कर दिया है। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हर संभव हम प्रयास कर रहे हैं। हमने नई खेल नीति में सब प्रावधान किया है, जिससे कि हमारा राज्य अब जो खेल भूमि की ओर आगे बढ़ चुका है। निश्चित प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और 2047 का विकसित भारत बनाना है, तो नौजवान पीढ़ी के आधार पर ही वो बनेगा। और उस पीढ़ी को हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए खेलों के माध्यम से प्रोत्साहन देने का काम प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी हो रहा है। हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि भी व्यापक वृद्धि की है और सब प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज 1 करोड़ से ऊपर युवाओं ने खेलों में भाग लिया है। अनेक प्रकार की खेल योजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री जी उसमें स्वयं रुचि ले रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि 2014 के बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितने खेल महोत्सव होते हैं, हमारे मेडलों की टैली बहुत बढ़ती जा रही है। तो ये इसलिए प्रोत्साहन है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, इसलिए हष्ट-पुष्ट बालक बने, नई पीढ़ी बने और देश के निर्माण में अपना योगदान दे, ये इसका उद्देश्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से ग्रामीण गढ़वाल समग्र स्वास्थ्य सेवा परियोजना के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। ये परियोजना ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एवं हॉस्पिटल देहरादून ने मुख्यमंत्री की प्रेरणा से शुरू की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि लोग भौगोलिक और आर्थिक कारणों से स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे और इस पहल से दूरस्थ गांवों तक समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना आसान होगा। एआई जनरेटेड वीडियो के वायरल होने के बाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नेहरू कॉलोनी थाने में बीजेपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। हरीश रावत का आरोप है कि इस वीडियो के माध्यम से उनकी छवि को जानबूझकर धूमिल करने की कोशिश की गई। वहीं आज हरीश रावत अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हरीश रावत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। इसी कड़ी में हरीश रावत से खास बातचीत।
यह वीडियो वायरल होने के बाद सूबे के पूर्व मुखिया हरीश रावत भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां पर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया गया है। हालांकि हरीश रावत से आइए बात करते हैं कि सर किस कारण से आप आए, क्या वजह रही आज आपके यहाँ आने की, क्या वीडियो के कारण? भारतीय जनता पार्टी और उसके कुछ छद्म प्लेटफॉर्मों में मुझे पाकिस्तानी जासूस के रूप में दिखाया गया है। एक किसी भी सम्मानित राष्ट्रभक्त नागरिक के लिए इस तरीके से दिखाया जाना जीते जी मौत है। और उसके बाद एनआईए द्वारा मुझे पकड़ा जाता है और गोली मारी जाती है, तो इसका अर्थ है भाजपा मेरे प्रति हिंसा को उकसा रही है। तो मैं उनसे कहने आया हूं कि मैं स्पाई हूं तो प्रमाण दो, और ऐसे और 4 महत्वपूर्ण प्रसंगों पर भी उनसे सवाल करने के लिए आया हूं। सर, जब तक आपने एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी, भाजपा की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपने एफआईआर दर्ज कराई तो भाजपा कह रही है कि उनके सोशल मीडिया से हैंडल नहीं हुआ है, जबकि कांग्रेस के ही कुछ कार्यकर्ता इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। भाजपा के को सब जानते हैं कि उसके हैंडल और मिस हैंडल किस तरीके से, और उसके पास टॉलर्स की भी ब्रिगेड है। उसके बाद हजारों छद्म प्लेटफॉर्म्स हैं, और उनके जरिए वो किसी भी राष्ट्रीय नेता, किसी भी विरोधी पार्टी के नेता की छवि बिगाड़ देते हैं। तो इसलिए आज एक महत्वपूर्ण सवाल जब आया है, तो इसलिए मैं आज भाजपा के दफ्तर पर यहाँ पर आया हूँ, ये कहने के लिए कि जवाब दो, प्रमाण दो, जवाब दो। सर, आप सूबे के पूर्व मुखिया हैं, काफी समय तक आपको बैठना पड़ा वहां पर। अच्छा, तो उत्तराखंड सूबे के पूर्व मुखिया हमारे साथी, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ पर उन्हें जो यहाँ पर ये पहुंचे हैं, ये AI जनरेटेड वीडियो के कारण ही उन्हें आना पड़ा है, और भाजपा आपके कार्यकाल में कुछ भी कर सकती है। कैमरा पर्सन अमित भट्ट के साथ मैं यश आजानंद, जनता टीवी, देहरादून। हरिद्वार में आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने अभिनेत्री उर्मिला सनावार और कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। राठौड़ ने कहा कि उर्मिला सनावार खुद को उनकी पत्नी बताकर सोशल मीडिया के जरिए उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, यदि उर्मिला सनावार कोई यहाँ पर वैधानिक दावा करती है तो उसे अदालत में साबित करें, ना कि सार्वजनिक मंचों पर बयानबाजी कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश करें। अपने आप चाहिए कांग्रेस के नेता, प्रदेश के अध्यक्ष गणेश गोयल जी ने वो तथाकथित पत्नी बोल रहे, वो नहीं जानते कानून को। और कांग्रेसी नेता उसको पत्नी कैसे बोल रहे हैं, क्या नहीं जानते मेरी पत्नी प्रेस वार्ता करके गई है? या कोई आपका मीडिया का कोई व्यक्ति ऐसा है जो मेरी पत्नी को नहीं जानता, मेरे बच्चों को नहीं जानता, मेरी बेटी और बेटियों को नहीं जानता? बदनाम करने का काम किया जा रहा है। सारा का सारा दोष कांग्रेस का है, कांग्रेस के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। लेकिन आरती गौड़ का आरोप तो ये उसने तो देहरादून में मुकदमा दर्ज कराया, वो तो भाजपा की छवि दुगनी करने का आरोप आप पे भी। और चलो मैं कह रहा हूँ उसकी जांच कराओ ना, आरती गौड़ क्या कही उसको पढ़ो, उसमें मैं कहीं दोषी नहीं हूँ। उन्होंने उर्मिला सनावर ने उसके विरुद्ध जो कार्रवाई की है, उसको जो बदनाम करने का काम किया, आरती गौड़ की छवि को जो खराब करने का काम किया, 2 साल से 3 साल से उसकी छवि को खराब करने का काम किया, एक सम्मानित जिला पंचायत सदस्य थी, उसको बदनाम करने का काम इस उर्मिला सनावर के द्वारा किया गया। उस देश के अंदर उसने मुकदमा कायम करा है, उसको जीने का अधिकार नहीं है क्या? नैनीताल में एक हिट एंड रन केस का मामला सामने आया, जिसमें एक कार के द्वारा पैदल जा रहे 3 मजदूरों को जोर से टक्कर मार दी गई, जिससे कि पैदल जा रहे मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार चालक एक पुलिस का जवान है, जो टक्कर मारने के बाद कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया गया। वहीं बताया जा रहा है कि घटना सुबह 10 बजे के आसपास की है, जहां पर फांसी गधेरे के पास ये पूरी घटना हुई। फिलहाल आरोपी पुलिसकर्मी को पकड़ लिया गया है और इसके बाद पुलिसकर्मी का मेडिकल कराया गया। हाँ, ये अभी सुबह सूचना मिली थी कि डर से जैसे ही हम कचहरी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे फांसी गधेरा जगह है, वहाँ पे जो है एक दुर्घटना घट गई, जिसमें एक कार चालक में कुछ जो है वर्कर जो पेंटिंग का काम करते थे उनको एक्सीडेंट कर दिया।
और उसके बाद जो है तुरंत ही जो है पुलिस लाइन से जो है कुछ कर्मचारी आए तो देखा तो जो घायल थे उनको तुरंत टैक्सी से बिठा के अस्पताल लाया गया और जो चालक था वो फरार हो गया। फिर मौके पे जानकारी जुटाने में पता चला वो एक पुलिस का ही कर्मचारी है और जो यहाँ पे आ रखे हैं अस्पताल में उनमें से थोड़ा एक को ज्यादा गंभीर चोटें हैं। अभी प्राथमिक उपचार किया जा रहा है, उसके उपरांत जो है हायर सेंटर रेफर किया जाएगा एक को तो, और आगे जो भी कार्रवाई होनी है विभागीय कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। हरिद्वार जनपद के कई क्षेत्रों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद इंडियन ऑयल की टीम ने गैस सिलेंडरों की नापतोल के लिए सड़कों पर उतरकर सघन जांच अभियान शुरू किया है। बीते कुछ दिनों से कंपनी को घरेलू गैस सिलेंडरों का वजन कम होने की शिकायतें मिल रही थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए अलग अलग स्थानों पर डिलीवरी वाहनों को रोककर सिलेंडर की जांच की जा रही है। जांच के दौरान सिलेंडरों का वजन तोला जा रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ताओं तक सही मात्रा में गैस पहुंच रहा है या नहीं। ये हम चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है घर में गुणवत्ता सहित पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। उसके अंदर जो हम बात करते हैं, कई बार हम अंडरवेट की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं तो हमारा जो वेट है वो पूरा है या नहीं है सिलेंडर में, क्योंकि जब हम गोदाम से सिलेंडर निकालते हैं और कस्टमर के यहाँ पहुंचने तक बीच में काफी लंबा समय रहता है। जब सुबह गोदाम से निकलता है कोई कस्टमर 10 किलोमीटर दूर है तो वहां तक जाने में, तो जहां भी हमें रास्ते में ऐसा कभी मिलता है कोई डिलीवरी व्हीकल तो हम कोशिश करते हैं कि उसको चेक किया जाए और उसकी गुणवत्ता जो प्रोडक्ट की है वो पूरी देखी जाए, उसका वेट सही है या नहीं है। कि हमारे पास शिकायत करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। जितनी भी गैस एजेंसी हैं वहां पर सब जगह हमारा नाम लिखा होता है। जितने भी हमारे पेट्रोल पंप पे भी सब डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारा फील्ड ऑफिसर के नाम से एक कॉलम होता है उस पर हमारा मोबाइल नंबर लिखा होता है जो आपको 24/7 मिलता है। उसके अलावा हमारा ऑनलाइन पोर्टल है, हमारा ऐप है, उसको भी आप ऐप के थ्रू भी हमारी कंप्लेन कर सकते हैं। और इवन जो आपके पास जब आप सिलेंडर लेते हैं उसके बाद जो फीडबैक हम आता है तो उसके थ्रू भी आप हमें अपनी बात पहुंचा सकते हैं। देखिए गैस सिलेंडर से लेके कोई भी आपकी अनियमितता हो, कोई भी हो, तो जो भी आपकी जो कस्टमर की सर्विस होती है, देखिए अलग अलग कस्टमर की अलग समस्या हो सकती है। गैस सिलेंडर को लेके जो भी अनियमितता आपकी है उसकी शिकायत आप हमें कर सकते हैं। देखिए सर उसी के लिए जैसे हमारे ड्राइव चला रहे हैं कभी शिकायत आ जाती है तो हम कोशिश करते हैं कस्टमर से खुद भी बात करते हैं, चेक भी करते हैं जो प्रोसेस पीछे होता है, कहीं देखते भी सिलेंडर कहाँ से आ रहा है, ट्राई करते हैं। और उसी का आज ये जब हम देख रहे हैं अभी तो उसी को हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ना हो कस्टमर के साथ ऐसा कुछ भेदभाव ना हो। जो ये आज आप देख रहे हैं कि सड़क के किनारे हम खड़े होकर करते रहते हैं, हम करते रहते हैं। देश की एकता और अखंडता का संकल्प लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अपने सफर के 23 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर काशीपुर में एक बेहद खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली, जहां सेवा सप्ताह के तहत मंच के कार्यकर्ताओं ने द्रोणा सागर गौशाला पहुंचकर न केवल गौ सेवा की बल्कि समाज को नफरत छोड़कर मोहब्बत और सेवा का रास्ता अपनाने का संदेश दिया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच 23 वर्ष पूरे कर चुका है, 24 वर्ष में प्रवेश कर लिया है और पूरे हिंदुस्तान में एक सप्ताह तक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के रूप में इसको मना रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज मुस्लिम मंच के कार्यकर्ताओं ने तुषार भाई साहब की सरपरस्ती में यहाँ पर गायों को चारा खिलाया और गायों की सेवा करी। और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि इसके दूध में शिफा और घी में शिफा है और मीट में इसकी बीमारी है। तो इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पर अमल करते हुए मुसलमान गायों की सेवा करते हैं और इसके हर चीज़ में शिफा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इस्लाम का जो मूल संदेश है, पवित्र कुरान के और हदीसों के आधार पर तुम जमीन वालों पर रहम करोगे तो आसमान वाला तुम पर भी रहम करेगा। गाय कौमी एकता का प्रतीक और आधार है। विश्व में जहाँ भी अशांति होती है कहीं न कहीं गाय को कारण बनाया जाता है। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने एक संकल्प लिया है कि जो झगड़े का कारण हो वह मोहब्बत में कैसे परिवर्तित हो सकता है। इसी को ध्यान में लेकर के गाय सेवा की तो इंसानियत बचेगी, इस आधार को लेकर के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर गाय सेवा करके विश्व को एक संदेश देने का प्रयास किया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पहाड़ों की रानी मसूरी में क्रिसमस 2025 का पर्व पूरे श्रद्धा, उल्लास और भव्यता के साथ मनाया गया। प्रभु यीशु मसीहा के जन्मोत्सव पर नगर के गिरिराजों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन हुआ, जहां पर प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश दिया गया। आधी रात से ही चर्चों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे पूरा शहर आध्यात्मिक ऊर्जा और उत्साह से सराबोर नजर आया। पादरियों ने बाइबल से संदेश देते हुए कहा, प्रभु यीशु का जीवन हमें प्रेम, क्षमा, त्याग और मानवता की सेवा का मार्ग दिखाता है। प्रार्थनाओं के दौरान विश्व शांति, आपसी सौहार्द और मानव कल्याण की कामना की गई।
क्रिसमस का पर्व हर वर्ष जब आता है तो हमेशा एक भाईचारा और प्रेम को लेकर आता है, शांति का प्रतीक है। और ये पर्व सिर्फ ईसाइयों का ही नहीं है, मगर ये पर्व जो है वो प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आए, अपना जीवन यहाँ पर लेकर आए, पैदा हुए, तो वो एक ही मकसद से आए थे कि उनको अपना जीवन का बलिदान देना है हर किसी के लिए, हर इंसान के लिए, जो भी इस पृथ्वी पर है उसके लिए, उसके पापों को क्षमा करने के लिए वो यहाँ पर आए थे। तो वो शुरू से ही जब वो पैदा हुए तब से ही वो शांति लेकर आए थे और हर किसी के लिए लेकर आए थे। तो इस समय ये एक खुशी का पर्व तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक शांति का पर्व है। हम लोग यहाँ पर हंसी खुशी से सब कुछ मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, पकवान बनते हैं। पूरे महीने से हम लोग क्रिसमस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, छोटे बच्चों के साथ, जवानों के साथ और WSS की बहनों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ। और आज 25 तारीख को हमने इबादत के साथ इसको ख़त्म किया है। लेकिन ख़त्म का मतलब ये नहीं है, ये एक नई शुरुआत है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम जो हैं इसको आनंद के साथ एकता। पूरे साल भर देखा जाए तो हम लोगों को क्रिसमस का इंतजार रहता है, क्योंकि ले दे के एक ही हमारा ऐसा त्यौहार है जो भाईचारे को प्रकट करता है, संसार में शांति बनाए रखना, ये हमारा सबसे बड़ा संदेश होता है। क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह आज पैदा हुए थे तो शांति को, प्रेम को, भाईचारे को लेकर वो संसार में आए थे, ताकि संसार से द्वेष भावना और एक दूसरे को बुरा करना, ये सब हम लोग छोड़ सकें, हम लोग इसे टाल सकें। यही उनका संदेश है। 25 दिसंबर को देश और दुनिया के साथ साथ हरिद्वार गिरजाघरों में भी क्रिसमस का पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। फूलों से सजे और रोशनी से जगमगाते चर्च में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया, जहां ईसाई श्रद्धालु के साथ अन्य धर्मों के लोग भी प्रार्थना करने के लिए पहुंचे। हरिद्वार जनपद के अलग अलग चर्चों में क्रिसमस ट्री सजाए गए हैं, तोहफों का आदान प्रदान हुआ और श्रद्धालु एक दूसरे को बधाइयां देते नजर आए। चर्चों में बालक यीशु के जन्मोत्सव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हमेशा बाहरी रूप से बहुत कुछ करते हैं, चर्च की डेकोरेट करते हैं, भवन का सजावट होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हमारा जीवन बदलेगा तो अच्छा होगा। प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक गौशाला में हुआ था। ये क्यों हुआ? क्योंकि इंसान स्वार्थी है। अगर हम एक दूसरे की मदद करने का प्रयत्न करेंगे तो उससे हमारे संसार में रोशनी फैलेगी, ज्योति फैलेगी, मतलब खुशी आएगी लोगों के जीवन में। ये संदेश हमको देना चाहिए कि पूरे संसार में, पूरे विश्व में एक बहुत महान पर्व मनाया जा रहा है, और जिसे कि हम क्या कहते हैं, बालक यीशु का जन्मदिन। और आज बालक यीशु ने जन्म लिया है और ये हमारे मसीह उद्धार करता है, और पूरी दुनिया का उद्धार करने के लिए ये जन्मे। पिता ईश्वर ने अपना पुत्र बनाकर इनको दुनिया में भेजा ताकि ये दुनिया के पापों को क्षमा कर सकें और एक दूसरे को प्रेम का संदेश सुना सकें। और यही हमारी प्रेरणा है। इस आज बालक यीशु के जन्मदिन पर हम बहुत सारे उत्सव की तैयारियां करते हैं और काफी दिनों से हम लगे होते हैं इसके करने के लिए। चर्च में भी सजावट होती, घर में भी, और एक दूसरे से हम मिलते हैं, बधाई। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तरकाशी से, जहां उत्तरकाशी जिले के यमुना घाटी में जंगल इन दिनों आग के हवाले खूब धधक रहा है। अमर यमुना वन प्रभार से लेकर टॉस वन प्रभाग तक वनों में आग लगी हुई है। आग से वन संपत्तियों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, साथ ही जंगली जानवरों की जिंदगी में भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। यमुना वन प्रभाग के कंसेरू और टॉस वन प्रभाग के हुडोली, मोरी, मियागाड़ के सामने और खरसाड़ी के पास जंगल खूब धधक रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिससे आप साफ जंगलों की आग को देख सकते हैं, जो कि इन दिनों उजाले से लेकर रात के अंधेरे में भी साफ देखे जा सकते हैं। मसूरी में विंटर लाइन कार्निवल का भव्य शुभारंभ सर्वे मैदान से निकाली गई सांस्कृतिक शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, ढोल दमाऊ की गूंज और पारंपरिक नृत्यों के पर्यटकों और स्थानीय लोगों का मन मोह लिया। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्निवल का उद्घाटन किया,
बताया गया कि यह आयोजन पर्यटन, रोजगार और पहाड़ी उत्पादों को नई पहचान देने में मदद कर रहा है। बता दें, कार्निवल अगले 6 दिनों तक रंगारंग कार्यक्रमों के साथ जारी रहेगा। 2013 में जब आपदा आई थी और टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आ रहा था, एक भ्रांति सी फैल गई थी कि साहब पूरा उत्तराखंड से हो गया है। ऐसे भी इसकी हमने शुरुआत की थी और आज भव्य रूप में हम इसको मना रहे हैं रोज। और हमने इसमें अपनी जो लोक संस्कृति है, जो हमारे स्थानीय व्यंजन है, हमने इसमें उनको प्राथमिकता दी है। उनका प्रचार प्रसार होगा। आए हुए मैं सभी पर्यटकों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।